देखिए, जैसे कि ये आप लोग एनईपी 2020 के हिस्से हैं। इसके पूर्व में जो भी फैकल्टी संचालित होता था एनईपी 1986 के थ्रू चल रहा था, यानी कि शिक्षा नीति 1986 के थ्रू चल रहा था। लेकिन कुछ बदलाव हुए, बदलाव भी ज़रूरी है। 34 वर्षों के उपरांत एक नई शिक्षा नीति लागू हुई, जिसे आप नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानते हो। ठीक है, इस बदलाव के साथ सभी फैकल्टी में बहुत से बदलाव दिखने को मिले। जैसा कि आप लोगों का जो फैकल्टी है परास्नातक है, स्नातकोत्तर फैकल्टी के हैं और इसमें सभी विषयों के छात्र हैं। तो इन सभी विषयों के छात्रों के लिए परास्नातक डिपार्टमेंट में एक रिसर्च पेपर सबके लिए अनिवार्य कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे कि चाहे वह समाजशास्त्र पढ़ो, चाहे वह गृह विज्ञान पढ़ो, चाहे वह हिंदी पढ़ो या कोई भी अन्य विषय पढ़ो, सभी विषयों में आपको एक पेपर रिसर्च पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो उस रिसर्च के आधार पे आपके अंदर रिसर्च करने की क्षमता को विकसित किया जाता है, जिसके द्वारा आप भविष्य में पीजी के उपरांत जब भी आप पीएचडी करने जाते हो तो पीएचडी करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उसी आधार पे परास्नातक विभाग के सभी विषयों में, ठीक है, जैसे होम साइंस, एजुकेशन और जियोग्राफी, इनके अंतर्गत लघु शोध की बात की गई है, लघु शोध प्रबंध। जबकि इनके अलावा जो भी अन्य विषय हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, ठीक है, हिंदी है, पॉलिटिकल है ना, हिस्ट्री है, इनके अंतर्गत रिसर्च प्रोजेक्ट की बात की गई है, शोध परियोजना की बात की गई है। अब इन दोनों के माध्यम से आप भविष्य में रिसर्च कैसे कर सकते हो, रिसर्च में कौन कौन से स्टेप होते हैं, रिसर्च में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों से कैसे बच सकते हो और भी बेहतर अपना थीसिस कैसे लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए परास्नातक स्तर पे सभी विषयों के अंतर्गत यह रिसर्च के पार्ट को डाला गया है। ठीक है, जो इन 3 विषयों में लघु शोध के रूप में जाना जाता है, जबकि लघु शोध आपको पता है कि मिनिमम और मैक्सिमम 40 से लेकर के 70 पेज के अंतर्गत आपको लिखने होते हैं। उसी प्रकार से रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको 40 से लेकर के कम से कम 60 पेज तक लिखने होते हैं। ठीक है, उसके क्या क्या स्टेप हैं उसके बारे में जानना है। उसके पूर्व जब भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य करते हो या इसके अलावा जब भी आप डिसर्टेशन के अंतर्गत कार्य करते हो तो उसमें आपको क्या करना होता है, ठीक है, उसको जानना अति आवश्यक है। जैसे मान लो कि होम साइंस विषय है, एजुकेशन है, जियोग्राफी है, अगर जब इसमें आप रिसर्च करने जाते हो, लघु शोध करने जाते हो, तो जो भी आपका गाइड होता है, गाइड यानी कि मार्गदर्शक का मतलब जो भी आपके प्रवक्तागण होते हैं, विषय प्रवक्तागण होते हैं, इन्हीं के संरक्षण में आप क्या करते हो, कोई भी लघु शोध पूर्ण करते हो या शोध परियोजना को पूर्ण करते हो, तो इनके द्वारा आपसे एक प्रस्ताव मांगा जाता है। ठीक है, जिस प्रस्ताव को हिंदी में शोध प्रस्ताव या शोध प्रारूपिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अन्य भी नाम हैं, जैसे इसको सिनॉप्सिस कहा जाता है, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल कहा जाता है, ठीक है, या रिसर्च प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ये मांगा जाता है और इसके उपरांत ही आप रिसर्च कार्य करोगे, ये गाइड पे निर्भर है और वह किस आधार पे आपको रिसर्च करने की अनुमति देगा, उसका आधार क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल होता है। तो ये जो रिसर्च प्रपोजल होता है इसके स्टेप होते हैं। जैसे मान लो कि आप होम साइंस में हो, तो होम साइंस में आपका टॉपिक हो गया कि पोषण से संबंधित आपको अध्ययन करना है, कुछ नई चीज़ों को उसमें लागू करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि हो गया आपका भूगोल में बहुत से टॉपिक हैं। जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर से की बात कर लें, एग्रीकल्चर भी भूगोल का क्या है, एक पार्ट है। अगर जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई टॉपिक है, इसके अलावा मान लो कि समाजशास्त्र में मान लो कि बहुत से टॉपिक हैं, जैसे ज़्यादातर महिला सशक्तिकरण,
ठीक है, या सामाजिक रूढ़िवादिता, इस प्रकार के जो भी टॉपिक हैं, या मान लो कि शिक्षा शास्त्र विषय है तो शिक्षा शास्त्र विषय में विभिन्न प्रकार के टॉपिक हैं, जैसे स्त्री शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, विशिष्ट बालक हैं, है ना। इसके अलावा अन्य विषय जैसे मान लो कि हिंदी है, हिंदी में मान लो कि सूरदास पे आपको रिसर्च करना है, ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी विषय हैं, जैसे मान लो कि इतिहास हो गया, इतिहास में आपको बाबर के बारे में कुछ नई चीज़ें आपको जानना है, या जो भी चीज़ें पूर्व में हैं आप उससे सहमत नहीं हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप अपने मार्गदर्शक के साथ और उनके आदेशों के अनुरूप, ठीक है, शोध प्रस्ताव के माध्यम से अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हो, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपने गाइड को, अपने मार्गदर्शक को या अपने विषय प्रवक्ता को एक प्रस्ताव देते हो, उसी प्रस्ताव को शोध प्रारूपिका कहा जाता है, और वह प्रस्ताव एक स्टेप में देते हो। उसका क्या स्टेप है, उस स्टेप को जानो आप, ठीक है। देखिए इसका जो स्टेप होता है, जैसे आप लोग कोई भी फाइल बनाते हो तो इंडेक्स लिखते हो ना, उसी प्रकार से ये चीज़ें हैं, इसका एक अपना इंडेक्स है। इसमें सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखते हो, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपने टॉपिक का चुनाव किया। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक टॉपिक चुना गया था, ये टॉपिक क्या था, विशिष्ट बालक के विकास में शिक्षा तथा समाज की भूमिका का अध्ययन, ठीक है। यानी कि जो भी विशिष्ट बालक हैं इनका विकास कैसे होता है, इसमें शिक्षा और समाज की क्या योगदान है, क्या भूमिकाएं हैं, इस प्रकार से अगर जो आप टॉपिक चुनते हो तो इनके लिए जब आप सिनॉप्सिस तैयार करोगे तो पहला आपका स्टेप क्या होगा, प्रस्तावना होगा। क्या होगा, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के बारे में तो आपको पता ही है कि प्रस्तावना में क्या करना होता है। तो प्रस्तावना में क्या करना होता है, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी को, है ना, संक्षिप्त शब्दों में लिखना होता है। ध्यान देना है, ये आपका लघु शोध नहीं है, आपका थेसिस नहीं है, ये क्या है, आपका सिनॉप्सिस है। क्या है, सिनॉप्सिस। आप सिर्फ प्रस्ताव दे रहे हो अभी अपने गाइड के सामने कि मैं इस विषय पे रिसर्च करना चाहता हूँ, तो उसमें क्या करोगे, संक्षिप्त शब्दों में, है ना, अपनी प्रस्तावना को लिखोगे और उस प्रस्तावना के बारे में समझाओगे, ठीक है। उसके बाद से दूसरा स्टेप क्या होगा कि जब भी आप उस टॉपिक से संबंधित अध्ययन करने जाते हो तो अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। आपके सामने आपके गाइड ये भी कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक के संदर्भ में इसके पूर्व में 50,000 रिसर्च हो चुके हैं, या महिला सशक्तिकरण से संबंधित 50,000 रिसर्च हो चुके हैं, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, है ना, क्यों आवश्यक है आपके लिए ये टॉपिक, है ना, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को आप इसमें बताओगे, ठीक है। जैसे क्या है कि आपके पूर्व के जो भी रिसर्च टॉपिक हैं, पेपर हैं, ठीक है, जो पब्लिश हो चुके हैं, उनको आपने क्या किया, साहित्य समीक्षा की, यानी कि उसको पढ़ा और उससे आप क्या हुए, सहमत नहीं हुए, आप उसमें कुछ नया करना चाहे, आपको लगा कि इसमें बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं जिनके द्वारा भी किया गया है, इसमें हम कुछ और चीज़ें जोड़ सकते हैं, तो उन चीज़ों को क्या करोगे, इसमें बताओगे, ठीक है। शोध समस्या कथन का तात्पर्य आपका टॉपिक से ही है, किससे है, आपके टॉपिक से है, जिस टॉपिक पे आपको शोध करना है, ठीक है। उसके अलावा आपका उद्देश्य क्या है, मतलब आप इसमें क्या नया करना चाहते हो, किस लिए आप रिसर्च करना चाहते हो, आप इसके अंतर्गत बताओगे, ठीक है। उसके बाद से अगला स्टेप आपका क्या होगा कि अध्ययन से संबंधित साहित्य का पूर्वालोकन किया है, मतलब आप अपने गाइड को ये भी बताओगे कि इस टॉपिक से संबंधित हमने क्या किया है, जो भी रिसर्च पेपर पब्लिक हुए हैं या जो भी पुस्तकें हैं या जो भी अन्य व्यक्तियों के द्वारा रिसर्च कार्य किए गए हैं, हमने क्या किया, उसकी समीक्षा की है। क्या किया है, उसका रिव्यू किया है, समीक्षा किया है, और समीक्षा के आधार पे हमने अवलोकन किया है, और उस अवलोकन के उपरांत मुझे कुछ नया करना है, ये चीज़ें उसमें दर्शाओगे, ताकि वह आपसे सर्टिफाई हो जाए कि हाँ इसमें इस टॉपिक से संबंधित यह बालक कुछ नया कर सकता है, ठीक है। उसके बाद से अगला स्टेप होगा अध्ययन से संबंधित उपकल्पना। देखो आपके एग्जाम में बहुत बार उसमें क्या कहा जाता है, टिप्पणी में पूछ लेता कि उपकल्पना क्या है, प्राकल्प क्या है, ठीक है, परिकल्पना क्या है, अंग्रेजी में हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है ना, अंग्रेजी का नाम इसका क्या है, हाइपोथेसिस, जो दो शब्दों से मिलके बना है, हाइपो प्लस थेसिस, ठीक है। हाइपो का तात्पर्य किससे है,
समस्या से है, और थेसिस का तात्पर्य किससे है? संभावित समाधान से है। यानी कि उपकल्पना का तात्पर्य क्या है? एक ऐसी कल्पना जिसके आधार पे आप उस समस्या का समाधान करते हो। जैसे आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो आप क्या करते हो? तुरंत उसका समाधान ढूंढ लेते हो? नहीं ना, अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाते हो ना कि हम ऐसे करेंगे तो शायद इस समस्या का समाधान हो जाए। तो जो चीज़ें आप ऐसे सोच रहे हो, ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? उपकल्पना कहते हैं। ठीक है, उपकल्पना आपको समझ में आया? उपकल्पना के अंतर्गत हम क्या करते हैं? अपने गाइड को ये सर्टिफाई करोगे कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित जो भी हमने कल्पना किया है कि इस आधार पे हम अपने टॉपिक को क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे या उस समस्या का समाधान करेंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं? उपकल्पना के नाम से जानते हैं, या उसे ही परिकल्पना या उसे ही प्राकल्प या आकल्प के नाम से जाना जाता है। देखो, होम साइंस में ज़्यादातर उपकल्पना, प्राकल्प, अपकल्प के नाम से आता है या अभिकल्प के नाम से पूछता है, ज़्यादातर परिकल्पना के नाम से नहीं पूछता है। जबकि आप शिक्षा शास्त्र विषय पढ़ोगे तो उसमें इसी शब्द को ज़्यादातर परिकल्पना के नाम से पूछता है। किसके नाम से पूछता है? परिकल्पना के नाम से। अन्य विषयों में भी ज़्यादातर उपकल्पना के नाम से ही पूछता है, इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना। उसके बाद से अगला स्टेप क्या होगा? आप अपने गाइड को ये सर्टिफाई करोगे कि हम किन किन विधियों के माध्यम से अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। विधियों के तात्पर्य जैसे ऐतिहासिक प्रविधि होती है, ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ठीक है, इसके अलावा सर्वे मेथड होता है, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। विभिन्न प्रकार की विधियां हैं जिन विधियों के माध्यम से आप क्या करते हो? अपने शोध कार्य को पूर्ण करते हो। समझ में आ रहा? इसके अलावा न्यायदर्श क्या होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण है, न्यायदर्श। इसे ही प्रतिदर्श के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रतिदर्श। इसे ही न्यायदर्श भी कहा जाता है और इसे ही नमूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमूना। लेकिन इंग्लिश में इसके एक ही वर्ड है, वो क्या है? सैंपल। क्या है? सैंपल। अब सैंपल से आप सभी लोग परिचित हैं। सैंपल का मतलब समझ रहे हो ना? कोई भी सामान खरीदने जाते हो ना तो उसका थोड़ा सा हिस्सा लेके चेक करते हो ना कि क्या यह सही है कि नहीं है ना? उसी प्रकार से जब भी आप रिसर्च कार्य करने जाओगे तो रिसर्च कार्य करने जाओगे तो किसी न किसी एक जनसंख्या पे करोगे, या किसी न किसी समूह पे करोगे, या किसी न किसी वस्तु पे करोगे। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? तो जब भी जैसे मान लो कि एक एरिया चुनते हो, आपका टॉपिक हो गया कि विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालक के लिए एक एरिया चुन लिए, जैसे महाराजगंज जिला। तब महाराजगंज जिले में जितने प्राथमिक विद्यालय हैं, जितने माध्यमिक विद्यालय हैं, या जितने गांव हैं, उन गांव में कितने विशिष्ट बालक हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? तो उसके लिए क्या करोगे? जैसे आपके पास संख्या हो गया विशिष्ट बालकों का 1000, तो क्या सभी 1000 बच्चों के बारे में जाके उनके घर घर रिसर्च करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो समस्या होगी कि नहीं होगी? तब आप क्या करोगे? उस समय पे आप सैंपल का चुनाव करोगे। जैसे मान लो कि इसमें 1000 छात्रों की जनसंख्या है। अब सभी छात्रों के पास आप जाके रिसर्च कर नहीं पाओगे, तो इसमें रैंडमाइज तरीके से यादृच्छिकरण विधि के माध्यम से आप कुछ हिस्सों को चुनोगे। अब ऐसे हिस्सों को चुनोगे जो इन सभी समूह का क्या करता हो? प्रतिनिधित्व करता हो। समझ में आ रहा? तो इसका कुछ हिस्सा, अब ये बात नहीं समझ में आ रहा है ना? ऐसे समझ लो कि जैसे आप लोग भोजन बनाते हो ना, भोजन में जैसे मान लो कि दाल बनाते हो ना, तो दाल बनाने के बाद थोड़ा सा हिस्सा निकाल के चखते हो कि नमक ज़्यादा है कि कम है, तिताई ज़्यादा है कि कम है। ये सब चीज़ें करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो वह थोड़ा सा हिस्सा क्या है? नमूना है। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श कहते हैं, या उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यायदर्श कहते हैं। अब उस आधार पे आप क्या करते हो? उस सभी संपूर्ण जो दाल है या भोजन है उसके बारे में आप जान लेते हो कि हाँ, इसमें नमक ज़्यादा है कि नमक कम है। ऐसा नहीं ना करते हो कि पूरा लेके खा के चेक करते हो? ऐसा करते हो? नहीं ना। उसी प्रकार से इन संपूर्ण जनसंख्या पे आप रिसर्च न करके इनके कुछ छोटे से हिस्से जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इनकी विशेषताएं इनके अंदर देखी जाती हैं, इन पे आप क्या करोगे? रिसर्च करोगे। ये चीज़ें भी आप उनको बताओगे। ठीक है। उसके बाद से किन किन उपकरणों का प्रयोग करोगे? उपकरणों में, उपकरण का तात्पर्य किससे है?
माध्यम से है, साधन से है, सामग्री से है जिनका आप प्रयोग करते हो। जैसे मान लो कि अगर जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो प्रश्नों के माध्यम, तो प्रश्नावली भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का उपकरण हो जाएगा। सर्वे कर रहे हो, सर्वे के माध्यम से अगर जो उनसे डेटा कलेक्शन का कार्य करते रहे हो, वो भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का उपकरण हो जाएगा। ऐतिहासिक विधि, ऐतिहासिक का तात्पर्य इतिहास से ही, इतिहास का तात्पर्य किससे, अतीत की घटनाओं, यानी कि पूर्व में जो भी घटना हो चुकी है, किसी घटना स्थल के बारे में जानने के लिए जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, वो किस प्रकार का, एक प्रकार का उपकरण है। ये भी चीज़ें आप उसमें दर्शाओगे। इस आधार पे आपका अगला स्टेप क्या होगा, तो आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह का तात्पर्य किससे है, आंकड़ा को ही अंग्रेजी में डेटा कहते हो। क्या कहते हो, डेटा। सांख्यिकी भाषा में उसे ही आप प्रदत्त कहते हो। क्या कहते हो, प्रदत्त। ठीक है। अब विभिन्न प्रकार की डेटाएं आपको मिल गई। अब इसमें जो सैंपल लिया था आपने, उस सैंपल से संबंधित ये जान लिया कि हाँ इनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, ठीक है, इनके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, इनकी अन्य जो भी चीज़ें हैं जैसे इनका सामाजिक लगाव अच्छा नहीं है, जिस कारण ये विशिष्ट हो चुके हैं। विशिष्ट के प्रकार बहुत से हैं, जो प्रतिभाशाली हैं वो भी विशिष्ट हैं। मतलब सामान्य से अलावा जितने भी बालक हैं वो सभी क्या हैं, विशिष्ट हैं। चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मंद हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ें आप आंकड़ों के रूप में क्या करते हो, एक साथ संग्रह करते हो, कलेक्शन करते हो, जिससे संग्रह को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ही कहते हैं ना। तो उन आंकड़ों का क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद से क्या किया जाता है कि जो भी हमने आंकड़ा एकत्रित किया, क्या हम उस आंकड़े के माध्यम से अपने रिसर्च को पूर्ण कर पाएंगे, इसके लिए आप क्या करते हो, उनकी व्याख्या करते हो उन आंकड़ों का, और उनका एनालिसिस करते हो, विश्लेषण करते हो। ठीक है। विश्लेषण के तहत आप जो भी चीज़ें आपके लिए सार्थक हैं, उचित हैं, उपयोगी हैं, उनको क्या करते हो, एक तरफ कर लेते हो। जो भी अनुचित है उसको क्या करते हो, एक तरफ कर लेते हो। अब जैसे आप सर्वे करने जाते हो तो विभिन्न प्रकार की डाटा कलेक्ट करते हो ना, तो क्या सभी डाटा उपयोगी होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि अनुपयोगी डाटा को भी अपने रिसर्च में लागू करोगे, तो आपका रिसर्च ऑथेंटिक होगा, नहीं होगा ना। तो आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है, और जो भी सार्थक हैं उनको अलग करना है, निरर्थक को अलग करना है। जो भी सार्थक हैं उन्हीं के आधार पे अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना है। ये स्टेप हो गया। उसके बाद से आप क्या करते हो, निष्कर्ष तक पहुंचते हो। उसके बाद से इसमें अपना सुझाव भी देते हो, और सुझाव देने के बाद जो भी जानकारियां आप जहां से एकत्रित किए हो, है ना, उसका एक संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते हो। जैसे विशिष्ट बालक से संबंधित जो भी जानकारियां आप किसी के थीसिस से जाना है, या किसी के पब्लिकेशन से जाना है, किसी बुक से जाना है, ठीक है, किसी राइटर से आपने जाना है, उनको क्या करोगे, संदर्भ ग्रंथ सूची में उसको एक जगह समरी बनाओगे, लिखोगे, और उसको भी अपने सिनॉप्सिस के अंतर्गत रखोगे। ठीक है ना। तब जाके ये क्या करोगे, अपने गाइड को दोगे। अब आपका गाइड इन सभी चीज़ों को देखेगा, है ना, उसको लगेगा कि हाँ ये बच्चा कर सकता है, ये सभी विधियाँ, ये सभी सैंपल, ये जो भी चीज़ें हैं ये एथेंटिक हैं, इनके माध्यम से रिसर्च आगे बढ़ सकता है, तो वह गाइड आपको अनुमति देगा, अन्यथा आपको अनुमति नहीं देगा। जहाँ पे सुधार करने योग्य होगा उसको सुधार करेगा। समझ में आया। अब यही क्या कहलाता है, रिसर्च प्रपोजल कहलाता है। इसे ही शोध प्रस्ताव कहा जाता है। ये क्या होता है, यह उसी का संक्षिप्त रूप होता है, किसका, लघु शोध का या थीसिस का, जिसके माध्यम से आप अपने गाइड को यह सहमति जताने का प्रयास करते हो कि हम इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। समझ में आया। अब इसके बाद से हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। इसमें यही चीज़ें हैं जैसे हमने अभी आपको बताया कि प्रस्तावना कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद से आपको ये चीज़ें बताई गई कि इसके क्या क्या प्रकार हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ये इतना डीपली नहीं जानना है, जबकि इसके पूर्व के बारे में जानना है कि आपको जो लघु शोध है या शोध परियोजना है उसको कैसे प्रस्तुत करना है। थोड़ा सा छोटा कर। अब देखिए इसमें एक सैंपल के रूप में लिया गया है कि ये गृह विज्ञान का लघु शोध है, ठीक है, और इसका टॉपिक है विशिष्ट बालक के विकास में समाज के योगदान का अध्ययन। ठीक है ना। किसी बच्चे ने इस टॉपिक पे अपना रिसर्च किया है, तो रिसर्च करने के लिए इसने क्या किया है, अपना फ्रंट पेज ऐसे डिज़ाइन किया है जहाँ पे अपना टॉपिक लिखा है, अपने कॉलेज का लोगो दिया है,
ठीक है, अपना क्लास बताया है और जिसके मार्गदर्शन में उसने रिसर्च किया है, ठीक है, उनका पूरा डिटेल दिया है और अपना पूरा डिटेल दिया है, कॉलेज का पूरा नाम दिया है, सत्र दिया है और अपना रोल नंबर दिया है, ठीक है, ऐसे करना होता है। इसके उपरांत आपको क्या करना है, इससे संबंधित प्रमाण पत्र है, ठीक है, प्रमाण पत्र के अंतर्गत यही बताया जाता है कि हम इस विषय के, ठीक है, स्टूडेंट हैं, इस सत्र में हमने इस विषय में क्या हुआ है, इनरोल हुआ है, इसके लिए धन्यवाद किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से अगला आपका क्या होता है, आभार योक्ति, ठीक है, इसमें आभार व्यक्त किया जाता है किसके प्रति, जिस कॉलेज से आप क्या कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, जिस गाइड के मार्गदर्शन में आप रिसर्च कार्य कर रहे हो, उनको, जिस प्रबंधक के कॉलेज में आप रिसर्च कार्य कर रहे हो, उनको आपको क्या करना होता है, आभार व्यक्त करना होता है। क्या करना होता है, आभार व्यक्त करना होता है, ये भी चीज़ें इसमें लिखना होता है, ठीक है। उसके उपरांत आपने अपने समर्पण को भी दिखाना होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद से जब आप लघु शोध या शोध परियोजना में जाते हो, तो जैसे आपने सिनॉप्सिस में पूरा ब्यौरा दिया था ना कि हमको क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो उसी को क्या करते हो, समराइज करते हो, एकत्रित करते हो। एकत्रित करने में सबसे पहले क्या होता है, प्रस्तावना। क्या होता है, प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना और अध्ययन के क्या उद्देश्य थे, उसको 1 से लेकर के 18, 20, 25 जितने पेज में आप लिख सको, ठीक है ना। अब वहाँ पे अलग अलग स्टेप हेडिंग बताया गया है ना, तो अब लघु शोध में आपको अलग अलग हेडिंग करके नहीं लिखना है, ठीक है ना। वो सभी चीज़ें इतने से इतने पेज के अंतर्गत एक जगह लिख देना है, ठीक है। दूसरा अध्याय के अंतर्गत आपको क्या करना है, साहित्य समीक्षा, यानी कि जिन जिन थेसिस का, जिन जिन बुकों का आपने एनालिसिस किया है, पढ़ा है, जिनके माध्यम से आपको लगा कि हाँ इसमें और भी कुछ नया करना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको 2, 4, 5 पेज में क्या करना होता है, लिखना होता है कि हमने ये चीज़ें नया करने का प्रयास किया है, इसमें जो चीज़ें हुई थी वह सार्थक नहीं थी, ये वर्तमान समय में उपयोगी नहीं है, ये सभी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद से तीसरे अध्याय के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी शोध प्रविधि यानी कि मेथड का आपने चुनाव किया, अभी हमने आपको बताया विभिन्न प्रकार के मेथड, जैसे एक्सपेरिमेंटल के बारे में बताया है, हिस्टोरिकल के बारे में बताया है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया है, ठीक है, सर्वेक्षण के बारे में बताया है, और एक्शन रिसर्च महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित होता है, जिसमें लर्नर और जो भी टीचर होता है इनसे समकक्षी होता है और इन्हीं पे किया जाता है। ये सभी प्रविधियां होती हैं और उसमें किन किन विषयों का, क्षेत्रों का आपने चुनाव किया है, एरिया, इन सभी बातों को आपको कुछ पेज पे दर्शाना होता है। समझ में आया। अब देख रहे हो ना, उसका स्टेप कितना था, 10-12 पॉइंट था ना। अब इसको क्या करना है, 5 ही अध्याय में इसको क्या करना है, समेटना है। लेकिन इसमें क्या बढ़ जाता है, पेज आपके बढ़ जाते हैं, है ना। अब यही जब थेसिस लिखने जाओगे, मतलब एमए करने के बाद जब पीएचडी करते हो, तो ये जो प्रस्तावना का टॉपिक है, ये समझो कि एक मोटी वाली कॉपी में पूरा लिखना होगा, कम से कम 70-80 पेज या 100 पेज के समथिंग। अभी आप सत्यकाम सर से पूछिएगा, वो अपना स्वयं लिखते हैं थेसिस, ठीक है, वो बताएंगे उसके बारे में। अगला है आंकड़ों का विश्लेषण। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा कलेक्ट को किन किन आधार पे एनालिसिस किया है। एनालिसिस में आप स्टैटिकल पार्ट को भी रखते हो, जैसे एनोवा, एनकोवा, आपने परीक्षा में देखा होगा ये सब शब्द, ठीक है। इसके अलावा आप मीन, मीडियन, ठीक है, इसके अलावा एसडीज, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात, मानक विचलन, ठीक है। इसके अलावा कोरिलेशन, विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय गणनाएं हैं, जिसमें जेड स्कोर भी आता है, टी टेस्ट भी आता है, टी स्कोर भी आता है। इस आधार पे आप क्या करते हो, उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हो और विश्लेषण के आधार पे जो भी आपके सार्थक आंकड़े होते हैं उसको रखते हो और उससे ही अपने रिसर्च में आगे बढ़ाते हो। ये सभी चीज़ें आपको कुछ पेज में लिखना होता है, ठीक है। इसकी पेज की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि ये लघु शोध है तो इसमें कम ही दिखाया गया है कि 34 से 38, 4-5 पेज, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कम से कम 40, 50, 60 पेज से ऊपर होता है एनालिसिस जब भी हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, आपका क्या निष्कर्ष निकल के आया,
जनरलाइजेशन करते हो, सामान्यीकरण, उसके बाद से अपना सुझाव भी देते हो। और संदर्भ ग्रंथ सूची के बारे में हमने अभी आपको बताया है कि जिन जिन के माध्यम से आपने सहयोग लिया है उन सबका विवरण आपको क्या होना होता है, प्रस्तुत करना होता है। क्योंकि इसमें एक समस्या होती है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी क्या होती है? अगर जो किसी व्यक्ति ने इसी टॉपिक पे पूर्व में रिसर्च कार्य किया है और उसी टॉपिक पे आप भी रिसर्च कार्य कर रहे हो और उसके द्वारा किया गया जो भी वर्क है आप उसको सेम अपने कार्यों में ले रहे हो, तो ये क्या हुआ? चोरी ही तो हुआ ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? साहित्यिक चोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आपको नहीं करना है। जब भी आप साहित्यिक चोरी करोगे 2-3 लाइनें भी आपको आ जाएंगी स्टेप वाइज, तो आपका पूरा थीसिस क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा, है ना। इसलिए आपको संदर्भ ग्रंथ सूची में देना होता है कि हमने इनका एनालिसिस किया है और इनके आधार पे हमने अपने नए विचार देने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके अलावा परिशिष्ट का मतलब अवशिष्ट से होता है। बहुत सी चीज़ें हम करते हैं और करने के उपरांत उसमें लिख नहीं पाते हैं, छूट जाती हैं। हो जाती हैं कि नहीं हो जाती है? जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सी चीज़ें नहीं लिख पाते हो ना, तो लास्ट में निष्कर्ष में क्या करते हो करके उस चीज़ को भी जोड़ देते हो उसमें, या अलग से लिख देते हो कि नहीं लिख देते हो, है ना। तो वही चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपने उसमें इंक्लूड नहीं कर पाया है उसको आप परिशिष्ट में डालते हो, इसको भी कुछ पेज में निश्चित करते हो। लेकिन देखो अब यहीं पे बात करना है कि जो भी लघु शोध है और जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट है यानी कि परियोजनाएं, जो भी गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और भूगोल के अलावा विषय हैं, उन विषयों में इन चीज़ों को नहीं दिखाना होता है। आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहा? तो यही इसी आधार पे आपका जो बन के तैयार होता है उसे हम लघु शोध या डिजर्टेशन के नाम से जानते हैं, या उसे ही हम रिसर्च परियोजना या रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें सबको समझ में आई? ठीक है, इसी के साथ आप सभी